friends, welcome again to my channel COVID-19 tutorials by Advocate ममता कोड़ा। पहले हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसमें डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट पहले। तो जो टॉर्ट है वो एक लैटिन वर्ड टॉटम से डिराइव हुआ है। इसका मतलब है टू ट्विस्ट। ये इट इज नॉट स्ट्रेट और लॉफुल नहीं होता, इसमें कुछ जो ट्विस्टेड होता है, क्रूकेड होता है या अनलॉफुल होता है, इसको इंग्लिश टर्म में रॉन्ग कहते हैं। तो जो रॉन्ग डूअर होता है वो जो दूसरे बंदे में लीगल राइट्स वेस्टेड होते हैं उनको वॉयलेट करता है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हम जो सोसाइटी के लोग हैं सब में लीगल राइट्स वेस्टेड होते हैं। तो हम लॉ हमारे ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है कि हम उन लीगल राइट्स की रिस्पेक्ट करें। अगर हम उनको तोड़ते हैं तो उसका मतलब हम रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, उसको टॉर्ट कहते हैं। अब जो टॉर्ट है एनालिटिकली, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये एक लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस की ब्रांच है, जहां की हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें रिफ्रेम करती हैं कि हम दूसरों को हार्म ना पहुंचाएं। अगर हम हार्म पहुंचाते हैं तो हम उसको रिपेयर करके देंगे या उसको कंपनसेट करेंगे। ये किसी एग्रीमेंट द्वारा नहीं होता, बल्कि एक फोर्स ऑफ जनरल लॉ के द्वारा होता है कि हमने दूसरे बंदे को कंपनसेट करना है। तो सोशली द फंक्शन ऑफ टॉर्ट इज टू शिफ्ट लॉस सस्टेन्ड बाय वन टू द पर्सन हु इज डीम्ड टू हैव कॉज्ड इट। कि इसका मतलब क्या हो गया, लॉस दूसरे के ऊपर आ गया। आपने किसी का लॉस किया है तो इट मीन्स ये लॉस आपके ऊपर है, आपने उसको रिपेयर करके देना है या उसको आपने कंपनसेट करके देना है। तो अब जो टॉर्ट की डेफिनेशन है वो क्या है? We may define tort as a civil wrong which is redressable by an action of unliquidated damages and which is other than a mere branch of contract or breach of trust। तो इसमें तीन चीजें क्या होगी? एक तो ये सिविल रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड क्या है? सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो। थर्ड है जो रॉन्ग हमने रिड्रेस किया है अपने किसी एक्शन के से, वो जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। ये सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम जो इंजर्ड पर्सन है, प्लेंटिफ है, वो सिविल प्रोसीडिंग्स रॉन्ग डूअर के ऊपर, रॉन्ग डूअर जो है डिफेंडेंट, उसके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करके अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? मेन रेमेडी है इसकी डैमेजेस। अब दो तरीके के रॉन्ग होते हैं, एक तो क्रिमिनल रॉन्ग और एक है सिविल रॉन्ग। अगर तो क्रिमिनल रॉन्ग है तो उसके लिए पनिशमेंट है रॉन्ग डूअर को। अगर सिविल एक्शन हमने लेना है तो हमारा मेन मकसद होता है कंपनसेशन लेना। सेकंड क्या है? टॉर्ट इज अदर देन अ मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जैसे सिविल रॉन्ग में नॉर्मली होते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो हमने सबसे पहले, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो हो गया, हमने अपनी कोई घड़ी किसी को ठीक करने के लिए दी। अगर कोई अपना पार्ट परफॉर्म उसमें नहीं करता तो इसका मतलब है उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग्स में ये क्या है? सबसे पहले हमने देखना है कि जो एक्ट रॉन्ग डूअर ने किया वो सिविल के अंदर आएगा कि क्रिमिनल के अंदर आएगा। अगर सिविल के अंदर आता है तो फिर हमने ये देखना है कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। अगर इन दोनों में से कुछ भी उसने नहीं किया तो फिर वो टॉर्ट के अंदर आएगा। तो इसका मतलब जो रॉन्ग डूअर है उसने टॉर्ट कमिट किया है। इसमें पॉसिबिलिटी है कि कई बारी एक एक्ट में दो सिविल रॉन्ग्स या दो से भी ज्यादा सिविल रॉन्ग्स हो सकते हैं। जैसे ए ने बी को अपना हॉर्स कुछ दिन अपनी कस्टडी में रखने को कहा कि इसकी लुक आफ्टर करना,
पर बी ने उसको कुछ नहीं खिलाया और ड्यू टू स्टारवेशन जो हॉर्स है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये दो सिविल रॉन्ग्स हो गए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वो उसने ब्रीच किया, दूसरा है नेग्लिजेंस, वो टॉर्ट के अंदर आएगा। तो उसमें आपकी जो डैमेजेस हैं या कंपनसेशन है वो चाहे तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपना सिविल सूट दायर कर सकता है या वो टॉर्ट के अंदर अपना नेग्लिजेंस का सूट दायर कर सकता है, तो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है सिर्फ एक के अंदर। ये नहीं है कि उसको ट्वाइस द डैमेजेस वो ले सकता है। इसमें थर्ड पॉइंट है टॉर्ट इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसमें जो टॉर्ट की मेन रेमेडी क्या है, डैमेजेस क्लेम करना। जब हम रॉन्ग कमिट करते हैं तो जो उसको हार्म हुआ है दूसरे बंदे को, हम उसको अनड्यू नहीं कर सकते। तो जैसे किसी के हम रेपुटेशन को हार्म करते हैं तो उसको हम अनडू नहीं कर सकते, उसकी मेन जो पहले की सिचुएशन थी उसको हम रिस्टोर बैक नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, फिर कोर्ट ये देखती है कि इसकी इक्विवेलेंट कितनी सम उस बंदे को दी जाए ताकि उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो इसमें जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट से फिर कंपनसेशन लेता है। कई बार मोर इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं तो प्लेंटिफ वो भी अवेल कर सकता है। जैसे कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है उसके लिए जो प्लेंटिफ है वो इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकता है, तो नहीं तो फिर वो उसे कंपनसेशन ले सकता है। तो जो डैमेजेस होते हैं इसमें क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है, जिसको हम पैसे के रूप में, जैसे किसी की रेपुटेशन है उसको हम पैसे के रूप में नहीं गिन सकते। जैसे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, उसमें पता होता है कि इतना हमें डैमेज हुआ है और दूसरे के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो जो पार्टीज होती हैं वो एग्रीमेंट में ही लिखवा लेती हैं कि इतने डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। पर इसमें क्या होता है, टॉर्ट में डैमेजेस पार्टीज क्योंकि पता ही नहीं होता कि किसने क्या करना है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इसमें फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि कोर्ट उनको किस तरीके से कंपनसेट करता है। इसमें एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स, दो एसेंशियल्स हैं, एक तो कुछ एक्ट करना या ओमिशन करना एक्ट की, जो डिफेंडेंट ने करना है या नहीं करना है। सेकंड है ये जो एक्ट, ये ओमिशन से लीगल डैमेज हुआ हो प्लेंटिफ का, जो प्लेंटिफ में लीगल राइट वेस्टेड है उसकी वायलेशन हुई हो। पहला क्या है, एक्ट या ओमिशन करना। जब कोई एक्ट हम करते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमने नहीं करना, या कुछ लॉ के द्वारा हमारे ऊपर कुछ एक्ट करने होते हैं पर उसको हम ओमिट करते हैं। तो जैसे हम किसी के घर ट्रेसपास करते हैं या किसी की अगेंस्ट कोई डेफोमेटरी कुछ पब्लिश करते हैं या किसी को डिटेन करते हैं, तो इसमें जिस पर्सन ने ये कुछ किया है, जिसने वॉयलेट किए हैं ये लीगल राइट्स, वो ट्रेसपास से, डेफामेशन से या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए वो लाइबल होगा। और हमारी लीगल ड्यूटी होती है कोई काम करने की, जब हम फेल हो जाते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, तो और ये जो हमारा ओमिशन है तो वो हमें लाइबल करता है कि हमारे ऊपर टॉर्ट का केस होना चाहिए। जैसे एक कॉरपोरेशन ने एक पब्लिक पार्क मेंटेन किया, वहां पे उन्होंने प्रॉपर फेंसिंग नहीं लगाई, उसके अंदर पॉइजनस ट्रीज थे। उनका फर्ज बनता था कि कॉरपोरेशन का कि इधर प्रॉपर फेंसिंग लगाई जाए ताकि बच्चे उसको तोड़ के खा ना लें। उसमें एक बच्चा वो फ्रूट तोड़ता है और वो पॉइजनस वो खा लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जो कॉरपोरेशन है वो इट वाज हेल्ड लायबल फॉर सच ओमिशन। और जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक क्लॉक टावर है, उस सिटी के सेंटर में है, उनका फर्ज बनता है कि इसको मेंटेन करें। अगर वो मेंटेन नहीं करते, वो गिर जाता है, काफी लोग इंजर्ड होते हैं, तो कॉरपोरेशन इज लायबल, क्योंकि उन्होंने अपना जो लीगल उनको करना चाहिए था उसकी उन्होंने ओमिशन की है।
अब ये जो रॉन्गफुल एक्ट मतलब जो लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज हो, जैसे मियर मॉरल ड्यूटीज या कुछ और सोशल रॉन्ग्स हम कर देते हैं तो हम लाइबल नहीं होते। जैसे एक स्टार्विंग मैन है, उसकी हम हेल्प नहीं करते, एक ड्राउनिंग बच्चा है, उसको हम जाके बचाते नहीं है, तो ये हमारे लीगल राइट्स नहीं है, ये एक मॉरल ड्यूटीज है या ये हम सोशल रॉन्ग्स कर रहे हैं। सेकंड क्या है, लीगल डैमेजेस। अपने टॉर्ट के एक्ट में तभी कोई सक्सेसफुल होता है, ये जो प्लेंटिफ है, अगर वो प्रूव करे कि उसके लीगल डैमेज हुआ है या उसकी लीगल जो राइट्स हैं जो प्लेंटिफ में वेस्टेड थे उसकी वायलेशन हुई है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो उसको डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहरा सकता। उसकी सिर्फ लीगल राइट्स की वायलेशन हुई हो, चाहे उसको नुकसान हुआ हो चाहे ना हुआ हो। इसमें दो मैगजीम्स हैं, एक इंजूरिया सिने डैम, एक डैम सिने इंजूरिया। इंजूरिया सिने डैम में क्या होता है कि आपका लीगल राइट वायलेट हुआ हो, इसमें चाहे आपको हार्म हुआ है चाहे नहीं हुआ, तो प्लेंटिफ ने क्या सिर्फ प्रूव करना है कि उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। ये एक्शनेबल पर्सी है और इसमें किसी डैमेज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ट्रेसपास करते हैं, उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, इवन देन इट इज टॉट और वो लाइबल है जिसने ट्रेसपास किया है, क्योंकि उसका लीगल राइट उन्होंने प्लेंटिफ का इन्फ्रिंज किया है। इसमें अशपाई वर्सेस वाइट का केस था। इसमें एक प्लेंटिफ होते हैं, वो अपने एक्शन में इसमें सक्सीड कर गए थे, उसको वो बेशक उनको कोई नुकसान नहीं हुआ इस केस में, पर उनका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ था। इसमें प्लेंटिफ थे, वो एक क्वालिफाइड वोटर थे एज ए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। उसमें डिफेंडेंट ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, रॉन्गफुली उनको रिफ्यूज कर दिया वोट देने के लिए। उनका कैंडिडेट तो जीत गया जिनको प्लेंटिफ ने वोट देना था, उनको कोई अदरवाइज नुकसान नहीं हुआ, पर उनका राइट इन्फ्रिंज हुआ था, इसलिए जो डिफेंडेंट है उनको ही वॉज हेल्ड लाइबल फॉर इट। उसके बाद एक भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K का केस है। इसमें जो पटिशनर थे वो MLA थे ऑफ J&K असेंबली में, उनको पुलिस ने रॉन्गफुली डिटेन कर लिया ताकि वो जो असेंबली का सेशन है वो उसको अटेंड ना कर सके। उसके बाद उनको जो मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन रिक्विजिट पीरियड उनको पेश भी नहीं किया गया, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था उनसे उनको डिप्राइव किया गया क्योंकि वो असेंबली में सेशन अटेंड नहीं कर पाए, और उनका आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है वो भी उसमें इन्फ्रिंज हुआ। तो इसमें जो पटिशन था जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, उसके उसी दौरान उनको रिलीज भी कर दिया गया, पर उनको उनके राइट्स तो इन्फ्रिंज हुए हैं ना, लीगल राइट्स, तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेम्पलरी डैमेजेस अमाउंटिंग टू 50,000 उनको देने का फैसला किया। उसके बाद है ये जो अब पहले मैंने अभी बताया कि इंजूरिया सिने डैम, अब है डैम सिने इंजूरिया। इसमें क्या है, आपका लीगल राइट अगर इन्फ्रिंज नहीं हुआ, आपको चाहे जितना मर्जी डैमेजेस हो जाए, तो टॉर्ट के अंदर आपका एक्शन नहीं बनता है। इसमें एक ग्लूसेटर ग्रामर स्कूल का केस था। इसमें क्या हुआ, डिफेंडेंट एक स्कूल मास्टर था, उन्होंने राइवल स्कूल प्लेंटिफ का था, उसी एरिया में एक और स्कूल खोल लिया। उसकी वजह से प्लेंटिफ के स्कूल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनको अपनी जो फी थी वो 40 पेंस से 12 पेंस तक करनी पड़ी, काफी नीचे लेके आनी पड़ी। इसमें क्या है, उनका कुछ जो प्लेंटिफ है उनका कोई लीगल राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक कंपटीशन में उन्होंने वो स्कूल खोला, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। एंड प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस दस सफर्ड बाय देम। उसके बाद उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस था।
प्लेंटिफ ने एक परमानेंट इंजंक्शन लगाई डिफेंडेंट्स को रिस्ट्रेन करने के लिए कि जो जय संतोषी माँ की जो पिक्चर है उसको एग्जिबिट ना किया जाए। वो कहते कि मेरा इससे ना जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं। तो उनकी रिलीजियस फीलिंग्स क्यों हर्ट हुई? वो कहते कि जो गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, उनको डिपिक्ट किया गया है एक जेलसी के लिए कि वो जेलस हैं उनसे। तो रिलीजियस फीलिंग्स से उनका कुछ लीगल राइट्स तो इन्फ्रिंज नहीं हुए हैं, और कोई भी पर्सन अपने लीगल राइट को एनफोर्स करने के लिए अपनी जो रिलीजियस व्यूज है वो दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता। तो उनकी इसका मतलब जो अदरवाइज वायलेशन लीगल राइट्स की नहीं हुई, एंड ही वाज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डैमेजेस, और जो उनकी रिक्वेस्ट थी इंजंक्शन की, इट वाज रिजेक्टेड। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।